अगर सेल सिग्नलिंग के टाइप्स को अगर हम लोग को देखना हो, तो जो सबसे पहला टाइप होता है उसमें हम लोग बोलते हैं पैराक्राइन सिग्नलिंग, है ना। पैराक्राइन सिग्नलिंग, पैराक्राइन सिग्नलिंग में क्या होता है? तो पैराक्राइन सिग्नलिंग में एक सेल दूसरे सेल को, जो कि बहुत नजदीक में हो, नेबर सेल्स, मान लो एक सेल ये है, एक सेल ये है ना? उसके चारों तरफ नेबर सेल्स हैं। ओके, ये सारे सेल्स हैं उसके चारों तरफ। सपोज करो कि यहाँ से अगर एक सिग्नल निकलता है और वो एकदम ठीक नेबर सेल में जाकर उसके रिसेप्टर से बाइंड करता है, इस तरह का जो सिग्नलिंग सिस्टम है, दिस इज कॉल्ड पैराक्लाइन सिग्नलिंग सिस्टम। अर्थात पैराक्लाइन सिग्नलिंग सिस्टम जो है वह है सिग्नलिंग सिस्टम, सिग्नलिंग सिस्टम बिटवीन नेबरिंग सेल्स, बिटवीन नेबरिंग सेल्स। तो नेबरिंग सेल्स के बीच में इस तरह का सिग्नलिंग सिस्टम देखा जाता है, और ये बड़ा ग्रुप है, ये मेजर ग्रुप। चाहे आप देखें फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर का सिग्नलिंग सिस्टम हो, एफजीएफ का हो, या फिर आप देखें डब्ल्यूएनटी का सिग्नलिंग सिस्टम हो, वो भी इसी नेबरिंग सिस्टम से काम करता है। ठीक है, तो ये सभी जो होते हैं बड़े अगल बगल वाले सेल्स होते हैं, वहीं से ये काम करता है। एक ये कैटेगरी हो गया। दूसरा जो है उसमें वो होता है ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। ऑटोक्राइन सिग्नलिंग, ऑटोक्राइन सिग्नलिंग में क्या होता है? तो ऑटोक्राइन सिग्नलिंग मतलब हो गया खुद से खुद को सिग्नल देना। एक सेल है, ठीक है, उसने एक सिग्नल को सिक्रीट किया, और वो उसी के पास एक रिसेप्टर है, और उसमें वो जाके बाइंड कर गया, यहाँ पर वो आकर बाइंड कर गया। तो क्या कहेंगे हम लोग? ये जो है वो ऑटोक्राइन सिग्नलिंग सिस्टम, जिसमें कि सिग्नल जो है वो सिग्नल अपना खुद जो है वो अपना डेटा देख रहा है। तो ऑटोक्राइन मतलब खुद ही, मतलब नहीं होता आत्मज्ञान, वो आत्मज्ञान वाली बात यहाँ पर है कि खुद से खुद को सिग्नल देना। तो सेल्फ रेगुलेटरी है ये, और इसमें हम लोग जो सिग्नल है उसमें और जो रिसेप्टर है उसमें एक ही सेल में ये संबंध को हम लोग देखते हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट माना जाता है। अब आगे, तो ऑटोक्राइन सिग्नलिंग सिस्टम जो है उसमें खुद अपने से ही आना है और खुद अपने में मैसेज जो है उसको दे देना है, और तो उसमें कुछ अलग से करना नहीं। ठीक है, ये सब अलग व्यवस्था में पढ़ाया जाता है, बताया जाता है। हम तो अभी सिर्फ आपको टाइम पर। और जो तीसरा टाइप है, जो तीसरा टाइप है उससे हम लोग बोलते हैं एंडोक्राइन, एंडोक्राइन सिग्नलिंग। तो चूंकि एंडोक्राइन बहुत ही कॉमन है, प्रिवलेंट है, सामान्यतः हम लोग बहुत अर्ली एज से ही एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, इसलिए हमारे लिए वो कोई बहुत नई बात नहीं होती है ना। एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में हम लोग सब जानते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो हॉर्मोन्स का सिस्टम है। ओके, ज्यादा ही मोटा हो गया इंक, चलो अब हो गया तो हो गया। एंडोक्राइन सिग्नलिंग, और एंडोक्राइन सिग्नलिंग होने के बाद आप देखते हैं कि यूजुअली हॉर्मोन्स होते हैं इसमें, और वो जो सिक्रेटरी सेल्स होता है और जो टारगेट सेल्स होता है वो काफी दूर हो सकता है ना। ओके, ये हो गया एंडोक्राइन सेल, है ना, एंडोक्राइन सेल। ओके, कोई भी बीटा सेल, इंसुलिन का हो कुछ भी, और ये हो गया टारगेट सेल। तो काफी दूर है ये, है ना। अब यहाँ से एक हार्मोन का सिक्रीशन होगा, और वो हार्मोन ब्लड के थ्रू कहाँ पहुंचेगा? सेल के नजदीक में पहुंचेगा, फिर सेल में मेम्ब्रेन पर टारगेट सेल में उसका रिसेप्टर होगा। सो इट ट्रेवल्स अ लॉन्ग डिस्टेंस, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एंडोक्राइन। तो पैराक्राइन क्या था? एकदम अड़ोस पड़ोस में, नेबर सेल्स में। ऑटोक्राइन क्या था? खुद में था। और एंडोक्राइन क्या है भाई? तो लंबी दूरी पर जाके वो सिग्नलिंग को कंडक्ट करता है। तो ये हो गया 3 प्रकार का सिग्नलिंग सिस्टम। एक चौथे प्रकार का सिग्नलिंग सिस्टम को भी इसमें ऐड किया गया, जो कि बेसिकली न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम का एक हिस्सा है,
और वो था न्यूरोट्रांसमीटर सिग्नलिंग, ठीक है ना। ठीक है, उसको भी हम लोग एक नज़र देख लेते हैं कि ताकि हम हमारी नॉलेज जो रहे उसमें बरकरार रहे, ठीक है ना। तो जो एक नया सिस्टम है जिसको मतलब नया नहीं, अब तो है, पुराना ही है ये, वो है न्यूरो ट्रांसमीटर, न्यूरो ट्रांसमीटर सिग्नलिंग। न्यूरो ट्रांसमीटर सिग्नलिंग जो है उसमें क्या होता है, उसमें होता है कि एक न्यूरॉन है, ये सभी आप लोग बहुत कॉमनली पढ़ते हैं, आपको नॉलेज में रहता है। उस न्यूरॉन के टर्मिनल से न्यूरोट्रांसमीटर्स निकलते हैं और वो दूसरे न्यूरॉन के साइटोन हिस्से में उसका रिसेप्टर होता है, उससे वो, जैसे कि यहाँ पर उसका है तो यहाँ पर एक उसका रिसेप्टर है और इस प्रकार से ये एक कनेक्टिविटी यहाँ पर सिनेप्स पर होता है। ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है, ये न्यूरोट्रांसमीटर कई प्रकार के होते हैं, छोटे बड़े सभी होते हैं। जैसे सबसे कॉमन जो आप लोग पढ़ते हैं एसिटाइलकोलिन, एड्रेनालिन, इसके अलावा ग्लाइसिन, ये सब भी होता है, गाबा होता है। ये भी एक सिग्नलिंग है। तो चौथा प्रकार का जो सिग्नलिंग है वो यहाँ से बिलोंग करता है। किसी को सवाल पूछना है? कोई सवाल? सर सर एक जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग से वो उसमें क्या होता है? हाँ, जक्स्टाक्राइन और पैराक्राइन सिग्नलिंग जो है वो दोनों बहुत ही नजदीक है, ठीक है ना। जक्स्टाक्राइन वर्सेस पैराक्राइन, एक्चुअली पैराक्राइन के ही अंदर में ही आता है जक्स्टाक्राइन। देखिए ये जो दोनों सिग्नलिंग है इसमें बड़ा ही एक बेसिक ऑब्जर्वेशनल डिफरेंस होता है। जक्स्टाक्राइन और पैराक्राइन दोनों ही नेबरिंग सेल्स पर काम करता है, दोनों ही पड़ोसी सेल्स पर काम करता है। इसलिए देखिए दोनों में मैंने क्या किया, पड़ोसी सेल्स बना दिया। लेकिन जक्स्टाक्राइन जो होता है उसमें फिजिकल कनेक्टिविटी होती है दोनों सेल्स के बीच में, है ना। देखो इस तरह से फिजिकल कनेक्टिविटी होती है। जबकि पैराक्राइन में क्या होता है, ये एक सिग्नल सिक्रीट करता है, वो ट्रेवल करके अपने पड़ोसी सेल पर पहुंचता है, ठीक है ना। तो जक्स्ट्राक्राइन में क्या हो गया कि फिजिकल कनेक्ट होता है थ्रू रिसेप्टर एंड लिगैंड, ठीक है ना। फिजिकल कनेक्ट होता है, ओके, फिजिकल कनेक्ट होता है। जबकि इसमें क्या होता है, सिग्नल जो है सिग्नल ट्रेवल करता है, मतलब सिक्रीट होता है। तो ये दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस। इज इट क्लियर? क्लियर हुआ सबको? किसी कुछ पूछना है? यस सर। कि जक्स्टाक्राइन जो थैंक यू सर। है क्या है कि पड़ोसी सेल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से फिजिकली कनेक्शन में रहते हैं, ठीक है, थ्रू रिसेप्टर सिग्नल। जबकि पैराक्राइन जो होते हैं उसमें सिग्नल जो होता है वो सिक्रीट होता है बाहर और फिर वो पड़ोस के रिसेप्टर सेल्स जाकर बाइंड करते हैं। लेकिन ये जक्स्टाक्राइन जो है वो पैराक्राइन परिवार का ही हिस्सा माना जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब कितने प्रकार के सिग्नल ट्रांसडक्शन सिस्टम देखे जाते हैं? अब जो हम लोग मुद्दा इस पर आ रहे हैं कि कितने प्रकार के सिग्नल ट्रांसडक्शन सिस्टम देखे जाते हैं। तो हम लोग सिग्नल ट्रांसडक्शन सिस्टम को अगर गौर करेंगे तो देखेंगे कि सिग्नल ट्रांसडक्शन सिस्टम जो है वो कई प्रकार का होता है। तो कई प्रकार का है तब तो भाई हमें देखना पड़ेगा कि कौन कौन से इसके टाइप्स हैं, है ना। तो जो सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे, क्या मैंने लिखा है, सिग्नल, गेट लगा दीजिए, प्रदीप जी गेट लगा दीजिए। सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे, सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे जो है यह एक बड़ा ही पर्टिकुलर टर्म है जो बताता है कि एक सिग्नल सेल के अंदर किस प्रकार के चेंजेस लाता है इस पूरे प्रोसेस में।
मतलब सिग्नल को हम लोग लिगैंड भी कहते हैं, तो लिगैंड, ठीक है, पहला हिस्सा हो गया लिगैंड है। फिर लिगैंड जो है वो कहाँ जाता है, आप सबको पढ़ा चुके हैं पिछले क्लास में, वो जाता है रिसेप्टर पर। फिर रिसेप्टर से क्या होता है वो, फिर ट्रांसडक्शन कैस्केड होता है। ट्रांसडक्शन आप सबको दिख रहा है ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. इंपॉर्टेंट चीज है, दिखते रहना चाहिए। तो ट्रांसडक्शन ट्रांसडक्शन कैस्केड होता है, कैस्केड। और उसके बाद जो है वह ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बनाता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बनाता है। वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डीएनए पर बाइंड करता है, फिर डीएनए जो होता है एमआरएनए बनाता है, और वो एमआरएनए फिर रिस्पांस प्रोटीन बनाता है। रिस्पांस मतलब हो गया प्रोटीन बनाता है। इस सिग्नल ट्रांसडक्शन के कितने प्रकार के पाथवे देखे जाते हैं? कई प्रकार के देखे जाते हैं, जिसमें पहला है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर पाथवे, जीपीसीआरस। पहला है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर पाथवे। दूसरा है रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, दैट इज आरटीके पाथवे, ठीक है। तीसरा है हेज हॉग पाथवे, हेजहॉग पाथवे, ठीक है। चौथा जो है उसे हम लोग बोलते हैं ग्वानाइलाइल साइक्लेज पाथवे। आप लोग साथ में लिख रहे हैं सब लोग? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. गुड। तो ये पाथवे अब भी और बता रहे हैं, एक मिनट इसको मिटाने दो। पेन का निब मोटा हो गया है, पतला कैसे होगा अभी याद ही नहीं आ रहा है, तो मोटे निब से लिख रहे हैं, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट जो है इसमें पांचवा जो है, पांचवा जो है उसे हम लोग बोलते हैं WNT विंगलेस इंटीग्रेज पाथवे से कहते हैं। WNT पाथवे हो गया, ठीक है। ये सभी इसके बड़े ही पॉपुलर पाथवे हैं जिससे काम होता है, ठीक है। इसमें से दो पाथवे को हम लोग को थोड़ा सा देखना चाहिए, उनके बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। तो हमने दो पाथवे जो चयन किया है वो है जीपीसीआरस एंड आरटीके। तो आइए हम लोग जीपीसीआरस और आरटीके के बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहला जो है वो हमारा है जीपीसीआरस, ठीक है। बी रेडी फॉर दैट, तैयार हो जाएं सब लोग जीपीसीआरस पढ़ने की। ओके, जीपीसीआर, और चूंकि बहुवचन में ले रहे हैं इसलिए ले रहे हैं जीपीसीआरस। जीपीसीआरस का फुल फॉर्म होता है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स, ठीक है। जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स। देखो इसमें तीन टर्म है। पहला टर्म है जी प्रोटीन, दूसरा टर्म है कपल्ड, और तीसरा टर्म है रिसेप्टर्स। कपल मतलब क्या होता है, जोड़ना, जोड़ा बनाना, ही ना। कपलिंग मतलब जोड़ा बनाना। तो जी प्रोटीन को रिसेप्टर के साथ जोड़ना है, दिस इज कॉल्ड जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। आपके पास जो सिग्निफिकेंट पॉइंट होता है वो सिर्फ दो ही पॉइंट है, एक जी प्रोटीन है ना, और एक है रिसेप्टर। अगर जी प्रोटीन को हम लोग रिसेप्टर से जोड़ दें, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कपलिंग। क्या कहते हैं इसे हम लोग? कपलिंग कहते हैं। इसलिए इसका नाम पड़ा जी प्रोटीन को रिसेप्टर से जोड़ना, मतलब कपल बनाना। दोनों का चूंकि दो है इसलिए कपल कहते हैं। कपल मतलब होता है जोड़ा में किसी चीज को कहते हैं हम लोग। तो हमें
दो चीजों पर बहुत ध्यान देना होगा, पहला कि जी प्रोटीन क्या होता है और दूसरा होता है कि रिसेप्टर क्या होता है। अगर ये दो चीज हम क्लियरली समझ लें तो फिर जीपीसीआर में हमें समझ में आ जाता है। ठीक है, तो जब भी कोई पूछे कि व्हाट इज जीपीसीआर, तो हम लोग फुल फॉर्म बोलते हैं। हम लोग बोलते हैं कि ये एक ऐसा रिसेप्टर है जिसमें जी प्रोटीन जुड़ा हुआ रहता है। तो ये बोलने मात्र से हमारे नॉलेज को ये एक्सप्रेस कर देता है। क्या लिखते हैं कि ये एक ऐसा रिसेप्टर है जिसमें जी प्रोटीन जुड़ा हुआ रहता है। अब जो सबसे पहला इसमें हमारा पॉइंट आ रहा है वो रहा है कि व्हाट इज जी प्रोटीन, है ना। अरे तो हम जी प्रोटीन के बारे में समझेंगे तभी ना समझ पाएंगे क्या होता है। साइंस में क्या होता है कि जितनी चीजों को गहराई से समझेंगे हम उतना ही ज्यादा उसका इलेबोरेशन, एनालिसिस ये सभी कर पाएंगे। सबसे पहले हमारा जी प्रोटीन। ओके, अगर जी प्रोटीन की हम बात करें, इसमें दो टर्म जुड़ा हुआ है। पहला टर्म है जी और दूसरा टर्म है प्रोटीन। ओके, तो एक ऐसा प्रोटीन जिसमें जी जुड़ा हुआ है। अब जी यहां पर क्या है, तो जी यहां पर जीटीपी हो सकता है या जी यहां पर जीडीपी हो सकता है। हम सब जानते हैं कि जीटीपी और जीडीपी जो हैं ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं। क्या है ये? न्यूक्लियोटाइड्स, है ना। ये सभी दोनों न्यूक्लियोटाइड्स हैं। इसका मतलब है कि जी प्रोटीन क्या है? जी प्रोटीन एक प्रकार का न्यूक्लियो प्रोटीन है। क्या है ये? न्यूक्लियो प्रोटीन है। क्यों हम इसको कह रहे हैं न्यूक्लियो प्रोटीन? कौन बोलेगा? जल्दी बोलो, माइक ऑन करके। व्हाई इट इज कॉल्ड अ न्यूक्लियो प्रोटीन? जल्दी। So because it has deep GTP. आई लाइक दिस हल्ला गुल्ला, क्योंकि हल्ला गुल्ला में भी साउंड क्लियर था। सर जीटीपी का फुल फॉर्म होता है गोनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जीडीपी का फुल फॉर्म होता है गोनोसाइन डाइफॉस्फेट। ये दोनों ही न्यूक्लियोटाइड्स हैं और यह प्रोटीन से जुड़ा हुआ है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ जी प्रोटीन। अब देखो, ये हम कह रहे हैं कि ये जीटीपी है, ठीक है, ये है जीटीपी। ओके, और ये जीटीपी जुड़ा हुआ किससे? प्रोटीन से। ये जो हिस्सा है इसे हम लोग क्या कह रहे हैं? इसे हम लोग प्रोटीन कह रहे हैं। ठीक है, तो दोनों जब साथ में जुड़े होंगे तो इसको इंटायरली हम लोग एक वर्ड में क्या कहेंगे? जी प्रोटीन। ठीक है, क्या कहेंगे? जी प्रोटीन। तो पहला चीज तो हमें क्लियर हुआ कि जी प्रोटीन में जी जो है वो जीटीपी या जीडीपी को इंडिकेट करता है, इसलिए हम लोग इसे जी प्रोटीन कहते हैं। किसी को कुछ पूछना है यहाँ पर अभी, राइट नाउ? एनी क्वेश्चन? चलिए, नो क्वेश्चन एट ऑल, फाइन। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सीख रहे हैं इसको, बहुत अच्छी बात है। अब पहला चीज तो क्लियर हो गया। दूसरा क्या है कि जी प्रोटीन का पर्पस क्या है, ये इसके रहने का क्या मकसद है, तब ना हम समझ पाएंगे कि ये काम कैसे करेगा। तो जी प्रोटीन जो है यह एक मॉलिक्यूलर स्विच है। क्या है ये? मॉलिक्यूलर स्विच। आप लोग घर में देखते हैं ना अपने फैन लाइट को ऑन ऑन करने वाला स्विच, अगर यह स्विच है तो ये ऑन भी होगा और ये ऑफ भी होगा। यह मॉलिक्यूलर स्विच है, मतलब कि ये एक ऐसा स्विच है जो किस बहुत सारी चीजों को ऑन भी कर सकता है और ऑफ भी कर सकता है। तो इट इज अ मॉलिक्यूलर स्विच। ठीक है, यह एक मॉलिक्यूलर स्विच है। यह क्या है? एक बिजली ऑन ऑफ करने की तरह एक मॉलिक्यूलर स्विच है। यह मॉलिक्यूलर स्विच है। मैं इसलिए इस वर्ड को 5-6 बार रिपीट कर रहा हूं, आप लोग भी रिपीट क्या करें मेरे साथ। दिस इज अ मॉलिक्यूलर स्विच, क्योंकि कई बार बोलने से जी प्रोटीन इज अ मॉलिक्यूलर स्विच वो दिमाग में रजिस्टर्ड होता है। अच्छा, जी प्रोटीन जो है वो ऑन ऑफ बटन की तरह काम करता है। ठीक है, तो जब स्विच है ऑन ऑफ हो सकता है। तो ये कैसे ऑन ऑफ हो सकता है? तो बड़ा एक सिंपल सा डायग्राम द्वारा हम इसको समझाते हैं। ये है जीटीपी।
ओके। और ये प्रोटीन में जुड़ा हुआ है, जी प्रोटीन कहला रहा है, जो हम डायग्राम आपको बना रहे हैं, ठीक है, ये जी प्रोटीन। अब जीटीपी में से क्या है, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाहर निकल, अगर एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाहर निकलता है तो हम कहते हैं कि यहां पर फिर देखिएगा आपने, हमने डायग्राम का फॉर्मेट जो है, कॉन्फर्मेशन जो है वो चेंज कर दिया, जीडीपी। अब जो प्रोटीन है वो जी प्रोटीन है, लेकिन इसका मॉलिक्यूलर ऊपर वाले से कन्फर्मेशन क्या है, बदल गया है। और फिर अगर इसको इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कहीं से मिल जाए, ठीक है ना, फिर ये क्या हो जाएगा, जीटीपी हो जाएगा। अब अगर हम माने कि यदि जीटीपी है तो ऑन, जब जीडीपी होगा तो क्या हो जाएगा, ऑफ। यदि जीटीपी कॉन्फर्मेशन में है तो हम कह रहे हैं कि दिस इज ऑन, बढ़िया। और वहीं पर कहते हैं कि अगर वो जीटीपी नहीं बल्कि जीडीपी कॉन्फर्मेशन में है, उसे हम लोग कह रहे हैं कि वो ऑफ है। इसका मतलब स्पष्ट है कि साइंस जो कह रहा है वो हमको समझना चाहिए। ये दो अलग अलग स्ट्रक्चरल कॉन्फर्मेशन को बता रहा है हमें, तो बता रहा है कि कब वो ऑन होगा, कब वो ऑफ होगा। क्लियर है? किसी को कुछ पूछना है? एनीबॉडी? चलिए, नोबडी। अब जीटीपी से जीडीपी में अगर ये कन्वर्जन हो रहा है, तो यहां पर इसको एक एंजाइम चाहिए। इस एंजाइम का नाम क्या होता है, जीटीपीएस। क्योंकि हाइड्रोलिसिस है, यहां पर हाइड्रोलेज एंजाइम चाहिए, इसका नाम क्या है, जीटीपीएज। तो इस पूरे प्रोसेस को होने में, जीटीपी से जीडीपी होने में, उसको एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है जिसका नाम होता है जीटीपीएज। ये जीटीपीएज जो है, यह इस मॉलिक्यूलर स्विच के साथ इंबेडेड होता है, मतलब बाहर से एंजाइम नहीं आता, यह जी प्रोटीन का ही इंटीग्रल पार्ट होता है। अर्थात जी प्रोटीन में हम जीटीपी या जीडीपी मिलता ही है, साथ में जीटीपीएज भी हमें मिलता है। ओके, तो इस प्रकार से ये घटना जो है वो कंडक्ट, दिस इज कॉल्ड अ मॉलिक्यूलर स्विच। अभी काम काम भी बताएंगे तो और भी मजा आएगा देखने में, लेकिन अभी बेसिक एक एक चीजों को हम लोग देख रहे हैं। किसी को कुछ पूछना है यहाँ पर तो मैं आगे बढ़ूं? चलिए, मतलब किसी को कुछ पूछना नहीं है, सब लोग हो ना जी, सोने ही नहीं गए हो? नो सर, नहीं है सर। No, sir. एक आध तो कुलबुला दिया करो ताकि हमको यह पता रहे कि सब लोग अभी है, भाग नहीं गया सब, ठीक है। अब देखो, ठीक है, अभी हम लोग एक बार फिर से इस डायग्राम को बना रहे हैं। आप इस डायग्राम को भ्रम में मत रखिएगा, हमको ऊपर मन करेगा तो ऊपर जीडीपी लिख देंगे, नीचे मन होगा जीडीपी, नीचे लिख देंगे। अब ये जीडीपी है और इससे क्या बन रहा है, जीटीपी प्रोटीन। ओके, ये साइन डायग्राम हम बनाए थे पहले में। क्या किया था हम लोगों ने, हाइड्रोलिसिस किया था। अभी हम लोग न्यूक्लियर एक्सचेंज करने जा रहे हैं, बड़ा सावधानी से समझिएगा, ठीक है। जीटीपी और ये हो गया जीडीपी। देखिए यहां पर एक्सचेंज हो रहा है। एक्सचेंज क्या हो रहा है, ये जो जीडीपी है ये बाहर निकल गया, ठीक है, और ये जो जीटीपी है, देख रहे हैं ना, ये जीटीपी उसके जगह पर क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सचेंज होना, ठीक है। एक्सचेंज क्या हो रहा है, जीटीपी या जीडीपी कुछ भी हो रहा है, तो इसको हम लोग ग्वानोसाइन न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। यहां पर एक प्रोटीन की जरूरत पड़ती है जो इस काम को करेगा, जिसको हम लोग कहते हैं ग्वानोसाइन, ग्वानोसाइन न्यूक्लियोटाइड, ग्वानोसाइन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर। दिस इज ग्वानोसाइन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर। आप लोग पढ़ते होंगे, जो लोग बुक उसमें देखते होंगे GNAEF लिखा रहता है। अब विद्यार्थी क्या होता है कि वो बेसिक नहीं समझ पाता है कि ये क्यों लिखा गया है, तो वो रट्टा मारता है और फिर एग्जाम के पहले एक दिन पहले रट्टा मार और एग्जाम के अगले दिन दिमाग से पार,
तो ये जो ग्वानोसाइन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर है, क्या नाम है, जरा सब लोग पढ़ के एक बार सुनाइए तो हमको। Guanosine Guanosine nucleotide exchange factor. एक बार और। Guanosine nucleotide exchange factor. factor. बहुत बढ़िया, हाँ, वेल सेड। सबको बोलना चाहिए, है ना। तो ये जो होता है ग्वानोसाइन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर, ये एक्सचेंज करके जगह को भरता है। जब जीटीपीएच पढ़ रहे थे तो क्या पढ़ रहे थे, वो हाइड्रोलिसिस करके जीटीपी से जीडीपी बनाता है, लेकिन ग्वानोसाइन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर जो होता है वो एक्सचेंज कर देता है, मतलब जीडीपी को बाहर निकाल दिया, जीटीपी को डाल दिया, या फिर उल्टा भी करता है कि जीटीपी को बाहर निकाला और जीडीपी को अंदर डाला। इस तरह के एक्सचेंज फैक्टर भी जो होते हैं वो जी के प्रोटीन के जो कार्य करने की क्षमता होती है उसको रेगुलेट करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसको कि हमें ध्यान रखना चाहिए। ये सब चीज कभी मिस नहीं करना है, इसको रिवाइज करना है। एक्चुअली पढ़ाने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं, मैं तो आपको सिर्फ छू कर निकल जा रहा हूँ, बस आप ऐसे समझ, ठीक है ना। मैं सिर्फ छू कर निकल जाया कर रहा हूँ, ठीक है। क्लासरूम फिजिकल होने पर तो बहुत ही अच्छा रहता है मेरे पास जगह, लेकिन अभी तो छू कर ही निकलना पड़ रहा है। अब जो जीपीसीआर का रिसेप्टर है ना, इस रिसेप्टर के बारे में हम लोग क्या कहते हैं, तो बोलते हैं कि ये जो है वो 7 पास ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन रिसेप्टर, ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर प्रोटीन, ओके। इसे हम लोग, चूंकि 7 बार होता है, इसे लोग सर्पेंटाइन भी कहते हैं, सर्पेंटाइन रिसेप्टर, ठीक है, सर्पेंटाइन रिसेप्टर भी। अब जैसे कि अगर हम ये मान लो कि ये हमारा मेम्ब्रेन है, ओके, ये हमारा मेम्ब्रेन है, ओके, ये हमारा मेम्ब्रेन है, बढ़िया, ये हमारा मेम्ब्रेन है सेल का। तो इसमें ये जब आप देखेंगे तो ये 7 पास होते हैं, मल्टीपास में 7 पास। अगर ऐसे है तो 1 2 3 4 5 6 7, ओके। आप देखेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7। तो जीपीसीआरस में जो रिसेप्टर्स कोई भी होगा, कितने भी प्रकार का जीपीसीआरस हो, उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि वो 7 पास ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर प्रोटीन्स होते हैं, मतलब ना कम ना ज्यादा। तो जीपीसीआरस का जो जी प्रोटीन है उसको उसकी चर्चा हुई, और दूसरी चर्चा क्या हुई कि ये रिसेप्टर्स जो होते हैं वो क्या। अब हमको दोनों के बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी प्राप्त होने कर लिया। अब हमें दोनों के कोलैबोरेशंस को देखना है, और साथ में ये देखना है कि कितने प्रकार के कुछ एग्जाम्पल जी प्रोटीन के जो कि इस प्रकार के रिसेप्टर सिस्टम में काम करता है हमारे बॉडी में, और बहुत वाइटल काम करता है। और फिर थोड़ा जीपीसीआरस के काम करने का क्या तरीका है ना, जी स्टिमुलेटरी और जी इनहिबिटरी कैसे काम करते हैं। आज हम लोग इतना ही रखते हैं, और आप लोग किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क अ क्वेश्चन, ठीक है ना। आप लोग कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन? सर, जीटीपी और जीटीपी में कब एक्सचेंज होगा और कब हाइड्रोलाइसिस होगा? हाँ, ये तो अभी हम एक मैकेनिज्म बताएंगे आपको, तो उसमें अप्लाई करके दिखाएंगे, ठीक है ना। बेसिकली ओके सर। अप्लाइड बताना है, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आप सबको बहुत शुभकामनाएं, पढ़ते रहिए इसी तरह से और आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।